हेलो फ्रेंड्स, आज हम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे। इसका पहला पार्ट हमने इसके पहले एक्सप्लेन कर दिया। अब सिटीजनशिप में इसको सिटीजनशिप जो पार्ट सेकंड है वो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक है। पहली बात तो ये हम समझते हैं कि सिटीजनशिप नागरिकता होती क्या है। नागरिकता को गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया, पर इसको कहा जा सकता है सिटीजनशिप इज द रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल विद द नेशन स्टेट। सिटीजनशिप नागरिकता वो है जो स्टेट या नेशन के प्रति हमारा रिलेशन बताती है, और ये हमें पॉलिटिकल और सोशल पावर देती है। सोशल और पॉलिटिकल दोनों पावर देती है जो हमारी नागरिकता है। अब नागरिकता में हम आर्टिकल 5 के बारे में बात करते हैं कि आर्टिकल 5 इसका क्या कहता है। आर्टिकल 5 बेसिकली वो है जो यहाँ के परमानेंट रहने वाले लोग जिनको नागरिकता प्राप्त है उनके बारे में बात करता है, जो 26 जनवरी 1950 के पहले परमानेंट रह रहे। और उनमें कंडीशन क्या थी, जो 26 जनवरी 1950 में डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत के क्षेत्र में जिनका परमानेंट निवास था वह व्यक्ति। और इन जो 3 कंडीशंस हैं, इनमें से एक कंडीशन उसमें कम से कम हो कि 26 जनवरी 1950 के पहले बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वह भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो, या whose parents was born in the territory of India, या उसके पेरेंट्स माता पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए हो। और तीसरी बात कहा कि more than 5 years before 26th January 1950 ओरिजिनली रिसाइड, वह 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले, कम से कम 5 साल पहले से वह भारत में निवास कर रहा हो। ये बात जो कहा इन्होंने, बेसिक आइडिया ऑफ डोमिसाइल इन परमानेंट होम, जो बेसिक आइडिया है कि परमानेंट होम क्या हो, उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट 36 उसमें दिया गया है। तो बात यहां पर ये आ गई है कि वह व्यक्ति जिसका परमानेंट यहां पर निवास हो भारत के क्षेत्र के भीतर, और वह 26 जनवरी 1950 के पहले बॉर्न हुआ हो भारत के क्षेत्र में, या उसके माता पिता बॉर्न हुए हो, या और वह 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले से भारत के क्षेत्र में रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा, उसे नागरिकता प्राप्त होगी। ये बात आर्टिकल 5 कहता है। अब आर्टिकल 6 कहता है कि पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जब डिवाइड हो गया भारत और पाकिस्तान, तब जो पाकिस्तान से भारत में आए, पाकिस्तान के क्षेत्र से जो भारत के क्षेत्र में आए, उनकी नागरिकता कैसे होगी, उसके बारे में आर्टिकल 6 बताता है कि जब हमें डिवाइड होने का फार्मूला मिल गया, दे दिया गया, तब जो व्यक्ति, पहली बात कही, दोज हु केम टू इंडिया बिफोर 19th जुलाई 1948, जो
19 जुलाई 1948 के पहले भारत के क्षेत्र में आ गए और परमानेंट रिसाइड हो गए, परमानेंट रहने लगे। एक तो वो व्यक्ति, उनको नागरिकता प्राप्त होगी। दूसरी बात कही कि जो व्यक्ति हु केम टू इंडिया ऑन 19th जुलाई 1948 और आफ्टर 19th जुलाई 1948, या और दूसरे कौन से, वो व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में आए और रहने लगे, उनकी नागरिकता कैसे डिसाइड की जाएगी कि उसमें देखा जाएगा कि पहले पार्ट में जो 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए, उनमें देखना है कि जो 26 जनवरी 1950 के पहले वह या उसके माता पिता या उसके ग्रैंड पेरेंट, मतलब दादा दादी, नाना नानी, बॉर्न इन इंडिया, भारत के क्षेत्र में पैदा हुए हों। और ये जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुए हो, उसके लिए एक एक्ट बना था, डिफाइंड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट बना था कि भारत में जो बॉर्न हुए उनका कैसे होगा, इस एक्ट के तहत वो बॉर्न हुए हो, मतलब इस एक्ट के रूलिंग के तहत वो बॉर्न हुए हो। और दूसरी बात कही कि जो 26 जनवरी 1950 के पहले जो रजिस्टर एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप बिफोर द ऑफिसर, जो ऑफिसर गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया सिटीजनशिप नियुक्त करने के लिए, उसमें एप्लीकेशन उसने सिटीजनशिप लेने के लिए दे रखी हो और वह एप्लीकेशन देने के 6 महीने पहले से कम परमानेंटली रिसाइड कर रहा हो। अगर ये कंडीशन पूरी करता है कौन, जो पाकिस्तान से भारत में आया, तो उसे सिटीजनशिप प्राप्त होगी। अब इसका आर्टिकल 7 कहता है, ये तो बात हो गई कि जो पाकिस्तान से भारत में आए। अब दूसरे आर्टिकल 7 कहता है, पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जो पाकिस्तान गए, अभी तो पाकिस्तान से भारत में आए थे, अब भारत से पाकिस्तान में गए, ये इसका आर्टिकल 7 कहता है, आफ्टर 1 मार्च 1947 citizenship by article 5 or 6 shall came to end if this condition is present। अगर वह लोग कौन जो 1 मार्च 1947 के बाद, कब, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए। अब उन व्यक्तियों के लिए चाहे कंडीशन 5 आर्टिकल 5 चाहे आर्टिकल 6 दोनों के तहत वो नागरिकता प्राप्त कर रहे हो, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी, उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। 5 और 6 लागू हो रहे हो, लेकिन अगर वह 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले गए तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब लेकिन इसमें एक प्रोविजो दिया गया, परंतु एक दिया गया कि अगर वो वापस आए, वहां चले गए, जाने के बाद अगर वो वापस आए और परमानेंटली इंडिया में सेटलमेंट होना चाह रहे हैं, तो उन्हें देखना पड़ेगा कि क्या उनके मदर और फादर या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, क्या भारत के क्षेत्र में पैदा हुए थे, किसके, डिफाइंड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जो इस एक्ट के तहत क्या वो भारत में पैदा हुए थे, और उसने जो गवर्नमेंट द्वारा अथोराइज पर्सन है उसके पास में एप्लीकेशन नागरिकता प्राप्त करने के लिए दे रजिस्टर करा रखा है, और भारत में कम से कम वह 6 महीने से
निवास कर रहा हो, तब उसको नागरिकता प्राप्त करने के बारे में बात की जा सकती है। अदरवाइज अगर 1 मार्च 1947 के बाद वो चले गए तो उन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। ये इसका आर्टिकल 7 कहता है। अब आर्टिकल 8 इसका कहता है एनी पर्सन मतलब कोई व्यक्ति जिसके पेरेंट्स, माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, जो भारत के किसी क्षेत्र में जब अनडिवाइडेड था पैदा हुए थे, और एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जैसे हमने बताया था पहले कि अनडिवाइडेड में पैदा हुए हो, जो उस एक्ट में 1935 वाले एक्ट में डिफाइन किया गया वह व्यक्ति। और उसके बाद कहा ओरिजिनली रेसाइडिंग इन एनी अदर कंट्री, लेकिन मूल रूप से वह किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं। क्या चीज? मूल रूप से वह व्यक्ति दूसरी कंट्री में रह रहा है, लेकिन उसके फादर, मदर, दादा दादी या नाना नानी भारत में पैदा हुए, और वहां पर जहां वो दूसरी कंट्री में रह रहा, पाकिस्तान को छोड़ करके, क्योंकि पाकिस्तान के आलिया ऑलरेडी यहाँ पर 6 और 7 डिफाइन किया गया, आर्टिकल 6-7। तो आर्टिकल 6-7 में पाकिस्तान को डिफाइन किया गया, पाकिस्तान को छोड़ करके किसी अन्य कंट्री में रह रहा है, और वहां की कंट्री में इफ रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डेमोक्रेटिक और काउंसिलर रजिस्ट्रेटिव ऑफ इंडिया इन दैट सिटी, दैट कंट्री, उस कंट्री में जो भारत का व्यक्ति रजिस्टर्ड करने के लिए है नागरिकता, वहां के नागरिकता के रजिस्टर में एज ए भारत का सिटीजनशिप दर्ज है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। मान लेते कोई व्यक्ति भारत से चला गया दूसरी जगह और वहां पर रहने लगा, और रह करके वहां के रजिस्टर्ड में वो भारत के नागरिक के रूप में दर्ज है, और उस व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी, नाना नानी भारत में पैदा हुए हैं, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये बात रूल 8 कहता है, और आर्टिकल 8 कहता है। अब आर्टिकल 9 इसका क्या कहता है? सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट shall not able to claim citizenship under article 5, 6 और 8। अगर कोई व्यक्ति जो फॉरेन में रह रहा है और वहां की उसने नागरिकता ले रखी है, फॉरेन में रह रहा, वहां की नागरिकता ले रखी है, तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। ये बात आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 10 में कहा गया इफ एनी पर्सन citizen of India in above condition then continue to be such citizenship। अगर ऊपर की दी गई कंडीशन में से, मतलब 5, 6 और 8 इन कंडीशन में से अगर किसी को नागरिकता प्राप्त हुई है, तो वह कंटिन्यू रहेगी, उसे समाप्त नहीं किया जाएगा। ये बात रूल 10 आर्टिकल 10 कहता है। आर्टिकल 11 कहता है इसका it gives the power of the parliament to make any provisions with respect to acquisition or termination of the citizenship। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 11 बनाया गया। आर्टिकल 11 हमारे पार्लियामेंट को, संसद को ये पावर देता है कि वह सिटीजनशिप के लिए कोई भी नियम बना सकता है, सिटीजनशिप देने के या सिटीजनशिप निरस्त करने के। ये कोई भी नियम वो बना सकता है, संसद को ये पावर दिया गया। और इसी पावर के तहत आर्टिकल 11 के तहत संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्टेड सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो नागरिकता एक्ट है 1955 बनाया गया, और उसी में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 1955 बनाया गया उसी के द्वारा। उसके बाद 2003 में अमेंडमेंट किया गया। अब ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 बताया, इसमें से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। अब पूछे किस में से जाते हैं?
जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी इस पार्ट में हम इतना क्लियर करके आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे। तो अभी उम्मीद है कि पार्ट सेकंड सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन का क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।